कक्षा 12 में आज रेडियो एक्टिविता या रेडियो धर्मिता इस चैप्टर शुरू किया जाता है। देखो, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें से स्वतः कुछ किरणें निकला करते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ किरणें स्वतः निकला करती हैं अपने आप। इन तत्वों को ही रेडियो एक्टिव तत्व और इस गुण को रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता कहते हैं। जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि। रेडियम रेडियो एक्टिव है, इसकी खोज मैडम क्यूरी और उनके लोग किए मिलके, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी इस पर मिला। और चूंकि रेडियो एक्टिव का जो विघटन होता है, क्षय होता है, इस पे कोई बाह्य होता है, इस पर बाह्य कारक ताप, दाब आदि का कोई प्रभाव नहीं होता कि दाब अधिक बढ़ा दे, ताप अधिक कर दे, इससे नहीं, स्वतः होता है। इसलिए इस पर किसी बाह्य कारक का कोई प्रभाव नहीं होता। तो फिर से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ किरणें स्वतः निकला करती हैं। इन तत्वों को ही रेडियो एक्टिव तत्व और इस गुण को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा होती हैं। निकलने वाली किरणें अल्फा, बीटा, गामा होती हैं। इसीलिए इनका अध्ययन वेकुरल ने किया था, इसीलिए इन्हें वेकुरल किरणें भी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व कौन से? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि हुए। और निकलने वाली किरणें क्या होंगी? अल्फा, बीटा, गामा। इनका अध्ययन वेकुरल ने किया, इसीलिए सामूहिक रूप से इन्हें वेकुरल किरणें भी कहते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन में किसी बाह्य कारक का कोई प्रभाव नहीं होता। मानी दाब, ताप आदि बढ़ाने घटाने से इनके विघटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक चीज है, देखो, रेडियो एक्टिव विघटन तो केमिस्ट्री में हम लोग कोड पढ़े होंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया के सदृश होता है। जिस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है, उसी तरह से रेडियो एक्टिव विघटन भी होता है। तो ये जो किरणें निकली, इनका अध्ययन वेकुरल ने किया, इसलिए इनको वेकुरल किरणें की। तो पहले हम जो 3 कण निकलते हैं किरणें में कहेंगे, एक्चुअली होना क्या चाहिए, अल्फा और बीटा को तो कण कहना चाहिए, गामा किरण। तो अल्फा कण का गुण, अल्फा किरण लिखा था लगे अल्फा कण। तो अल्फा कण में क्या हो जाएगा? अल्फा कण क्या होता है? ये पहला है, ये हीलियम का नाभिक होता है, अर्थात इस पर 2 इकाई धनावेश होता है। नंबर दूसरा क्या? वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में भेजा जाता है। वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में भेजा जाता है तो ये अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। और ये याद रखो, कोई आवेशित होगा, कोई आवेश होगा, उसका चार्ज होगा, तभी वो अपने रास्ते से हटेगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव तभी पड़ेगा जब वो आवेशित कण, अगर कण आवेशित नहीं है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा लाइन क्या देखा गया? तो ये सिद्ध हो गया कि अल्फा कण आवेशित है। तीसरा क्या था कि 2 प्लेटें होती हैं, एक धन प्लेट, एक ऋण प्लेट। धन प्लेटें और ऋण प्लेट ऐसे होती हैं। जब अल्फा कण को जब भेजा गया, धन प्लेटों वैद्युत क्षेत्र में जब भेजा गया, वैद्युत क्षेत्र पर कहने के 2 प्लेटें धन प्लेट और ऋण प्लेट होती हैं। जब वैद्युत क्षेत्र को भेजा गया, जब अल्फा कण को वैद्युत क्षेत्र में भेजा गया तो ये ऋण प्लेट की ओर मुड़े, जिससे यह सिद्ध हुआ कि इस पर धनावेश है। जिससे सिद्ध हुआ कि इस पर क्या है? धनावेश है। चौथा क्या है? इसकी भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता तीनों कणों में सबसे कम होती है। भेदन क्षमता क्यों होती? इसको ऐसे भेदन क्षमता को उसके आवेश से जोड़ते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होता आवेश का। तो आवेश अल्फा, बीटा, गामा में जब पढ़ेंगे तो
अल्फा का आवेश अधिक है, इसलिए अल्फा कण की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। तो इसको भूले न तो याद कर लेंगे कि इसकी भेदन क्षमता कम क्यों होती है, क्योंकि इस पर आवेश अधिक होता है। अगला होगा इसमें आयनीकृत करने की क्षमता। गैस को में किसी गैस में भेजें तो उसको आयन में तोड़ दे, आयनीकृत कर दे। तो जिसकी भेदन क्षमता कम है उसके आयनीकृत करने की क्षमता अधिक होती है। फिर अगला क्या है इसमें, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। इनका वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है। तीनों में सबसे अल्फा बीटा गामा में अल्फा का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम है। तो ये 4 5 6 गुण हैं अल्फा कण के, जिसमें 2 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो भेदन क्षमता सबसे कम, क्योंकि इस पर आवेश सबसे अधिक। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र भेदने पर अपने मार्ग से विक्षेपित हो गई, सिद्ध हुआ कि इन पर आवेश है। वैद्युत क्षेत्र में जब इस प्रति भेजा गया तो ये ऋण प्लेट की ओर मुड़ी, जिससे सिद्ध हुआ कि इन पर धन आवेश। तो ये अल्फा कण हो गया। दूसरा ये क्या होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। नंबर 2, इसको भी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र भेदने पर अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, जिससे इन पर आवेश होने की पुष्टि होती है। तीसरा, वैद्युत क्षेत्र में भेदने पर यह धन प्लेट की ओर मुड़े, जिससे सिद्ध हुआ कि ये ऋणावेशित है, क्योंकि ऋण होगा वही धन की ओर जाएगा। चौथा, इनके भेदन क्षमता अल्फा से अधिक लेकिन गामा से कम होती है। आयनीकृत करने की क्षमता अल्फा से कम और गामा से अधिक होती है। वेग अल्फा कण से अधिक होता है, इसका वेग भी प्रकाश के वेग बराबर नहीं तो प्रकाश के वेग से कम होता है। अगला है, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। ये बीच में, बीटा बीच में है, तो सारे गुण अल्फा और गामा के बीच वाले होंगे। फिर है अगला गामा किरण। इन दोनों को कण कहना चाहिए, अल्फा और बीटा को, और इसको किताबों में कहीं किरण लिखा गया, लेकिन अल्फा बीटा कण है और गामा क्या है, किरण। तो होता क्या है इसमें भी देखो, गामा किरण आवेश रहित होता है। जब इसे वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में भेजते हैं तो यह अपने मार्ग से विक्षेपित नहीं होते, और विक्षेपित न होना ही सिद्ध करता है इसको। अगला, चूंकि आवेश इस पर नहीं है, अभी पढ़ा गया है, जिस पर आवेश नहीं होता, कम होता है, उसकी भेदन क्षमता अधिक होगी। तो इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, और जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होगा उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है। आयनीकृत करने की क्षमता सबसे कम होती है, आयनीकृत करने की क्षमता सबसे कम होती है। ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। तो मेन क्या था कि अल्फा बीटा गामा में गामा की भेदन क्षमता सबसे अधिक, अल्फा की सबसे कम। आयनीकृत करने की क्षमता अल्फा की सबसे अधिक, गामा की सबसे कम। ये 3 कण हुए अल्फा बीटा गामा। अब आगे देखो इसमें क्या होता है, जब ये किसी तत्व से ये अल्फा बीटा कण निकलते हैं तो नहीं, उनके प्रमाण भार में, उनके प्रमाण क्रमांक में कमी आ जाती है, बड़ा भी तक का परिवर्तन हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव विघटन में अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन होने पर नए तत्व प्रमाण क्या होगा, उस तत्व का प्रमाण भार क्या होगा, ये हमको देखना है। यहां क्या होता है, उस लाइन को देखो, तो रेडियो एक्टिव विघटन में, रेडियो एक्टिव विघटन में अल्फा तथा बीटा कणों की संख्या ज्ञात करना। इसके लिए हम माना कि कोई तत्व x है, उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार m1 है। इसमें से कुछ
अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होने के बाद नया तत्व वाई बना, इसका परमाणु क्रमांक n2 और परमाणु भार m2 हुआ। अल्फा बीटा उत्सर्जन के बाद अब प्रश्न उठता है कितने कण अल्फा कण निकले, कितने बीटा कण निकले। तो मान लेते हैं अल्फा कणों की संख्या a है और बीटा कणों की संख्या b है। ये देखा गया है कि अल्फा कण निकलने से, एक अल्फा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी। तो अल्फा कण यहां से परमाणु भार में अल्फा, जैसे परमाणु भार यहाँ m1 था, m2 हो गया, तो इसमें होता क्या है, अल्फा कणों की संख्या a बराबर परमाणु भारों का अंतर बटे 4। परमाणु भारों का अंतर, इस वाले में इसको घटाना, 4 से भाग दे देना, तो अल्फा कणों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि परमाणु भार में 4 की कमी होती है। बीटा कणों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बीटा कणों की संख्या b बराबर 2 गुणे अल्फा कण, 2 गुणे अल्फा कण माइनस परमाणु क्रमांकों का अंतर n1 माइनस n2। बीटा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में की वृद्धि हो जाती है और अल्फा कण, एक अल्फा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। तो बीटा बराबर, बीटा कणों की संख्या बराबर 2 गुणे अल्फा कणों की संख्या माइनस परमाणु क्रमांकों का अंतर, 2 गुणे अल्फा कणों की संख्या माइनस परमाणु क्रमांकों का अंतर। यहां से अल्फा और बीटा कण की संख्या हमको मालूम हो जाएगी। तो अल्फा कण निकालने का सबसे अच्छा तरीका है इसमें इसको घटाओ, भागे 4, इसमें इसको घटाओ, बीटा बराबर 2 गुणे अल्फा। फिर इसको लेकर के केमिस्ट्री में होता था समूह विस्थापन नियम। तो वहां क्या है, एक अल्फा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है तथा परमाणु भार में 4 की कमी। तो नए तत्व का आवर्त सारणी में स्थान, क्योंकि आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बना है। अगर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो गई तो नए तत्व का आवर्त सारणी में स्थान 2 खाना बाईं तरफ, क्योंकि परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में सारणी बनाई गई है। तो अगर एक अल्फा का निकला तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आई और तत्व का एक स्थान, 2 स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा। आवर्त सारणी में 2 स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा एक अल्फा का निकलने पर। बीटा कण निकलने से, एक बीटा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु भार में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए नए तत्व का आवर्त सारणी में स्थान एक खाना दाईं तरफ खिसक जाता, परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक खाना दाईं तरफ खिसक जाएगा, नए तत्व का आवर्त सारणी का स्थान दाईं तरफ खिसक जाएगा। तो अल्फा कण निकलने से 2 स्थान बाईं तरफ और बीटा कण निकलने से 1 स्थान दाईं तरफ। ये सॉडी और पॉइजन के नियम से इसको समूह विस्थापन नियम में बताया गया। फिर आता है रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन की दर, रेडियो एक्टिव विघटन की दर क्या होता है, किस दर से, किस स्पीड से उसका विघटन हो रहा है। जैसे हम लोग वेग पढ़े ना, dx/dt, विस्थापन बटे समय, विस्थापन को समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो dx/dt ये वेग हो जाता है। सिर्फ वही उसी तरह से यहां भी है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर बचे हुए परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो चूंकि परमाणु को n से लिखते हैं, यहां से dn/dt समानुपाती -n, dn/dt समानुपाती बचे हुए परमाणुओं की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जब समानुपाती हटेगा, क्योंकि घट रहा है इसलिए माइनस लगा रहे हैं, यहां से dn/dt समय के साथ विघटन की दर भी घटती जाएगी। तो dn/dt इज इक्वल टू -λn, जहां लैम्डा क्या है, विघटन स्थिरांक या क्षय स्थिरांक, क्षय।
छह स्थिरांक, विघटन स्थिरांक या छह स्थिरांक है। dn by dt विघटन क्या है? बचे हुए परमाणुओं की संख्या। अब ये देखा गया रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोट की अभिक्रिया के समान होता है। तो कोट ये पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा अभी तो कोट पढ़ा जाएगा, तो वहां बताया जाएगा रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोट की अभिक्रिया के समान होता है। जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिस्ट्री में है वैसे यहां भी है। तो रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोट की अभिक्रिया के समान होता है। तो अभी हमने देखा कि dn by dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। ध्यान देना, यह नीचे लाओ, इसको ऐसे लिखो, dn by n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। इससे बड़ा कर देंगे इसको, ये dt है, यहां चला जाएगा dn by n इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो समाकलन दोनों तरफ करना, तो तुम कंप्लीशन कर देते, तुम लोग अलग कर लो ऐसे ऐसे, नियतांक समाकलन से बाहर हो जाता है दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो dn by n पढ़ा दिए, जो बायोकेमिस्ट्री की दिक्कत है यहाँ, और जो मैथ पढ़ रहा है सवाल को पढ़ाया जा रहा है, नीचे x हो, नीचे t हो, नीचे y हो, नीचे n हो, एक घाती हो, तो उसका समाकलन लाभ होता है। तो इंटीग्रल dn by n इसका समाकलन हो जाएगा log n। log n इज इक्वल टू माइनस 1 dt। 1 dt समाकलन t होता है, 1 dx का x होता है, तो 1 dt का t हो जाएगा प्लस c। जहां c समाकलन नियतांक है, जहां c क्या है? समाकलन नियतांक। इसका मान निकालना रहता है, इसको समझ के कैसे कर दें। जब t बराबर 0, जब t इज इक्वल टू 0, प्रारंभ में t 0 का तो प्रारंभ में, शुरुआत में कोई परमाणु विकसित नहीं रहा होगा, तो जो n रहा होगा n, वो n 0 के बराबर होगा। n इक्वल टू n 0, n के नीचे 0 है। जहां n 0 प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या है, जहां n 0 क्या है? प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या जो विघटित नहीं हुई, जो शुरुआत की। तो यहां अगर मान रखें हम, तो c बराबर आ जाएगा, इसमें रखो तो हो जाएगा log n 0 इक्वल टू c, क्योंकि इसका 0 है t। तो c बराबर log n 0, इसका मान, c का मान यहां रखो। तो log n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस log n 0। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लो। लैम्डा t इक्वल टू log n 0 माइनस log n, log n 0 माइनस log n, log n 0 माइनस log n। तो लैम्डा t इक्वल टू log n 0 माइनस log n। लैम्डा t is equal to lambda t is equal to log n 0 upon n, log m minus log n is equal to। ये आधार ही पे होते हैं सब, आधार 10 पे बदलने पर lambda t is equal to, आधार 10 बदलना हो 2.303 पूरा कर दो, 2.303 log n 0 अपॉन n, और इसलिए t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा, या इसको यहां का कोई फर्क नहीं पड़ता, log n 0 बटे n। इसको क्या करना,
t इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा log n 0 अपॉन n आधार 10 पे बदलने पे। ये हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो कैसी होगी, वो इसका हम इसी तरह से कर दे रहे हैं। t इक्वल टू वहां पढ़ेंगे तो होगा 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस सेम, कोई अंतर नहीं, कुछ भी अंतर नहीं है। वहां के वेग स्थिरांक है, यहाँ लैम्डा विकर्ण स्थिरांक है, यहाँ समय है, यहाँ समय है। n0 प्रारंभिक मात्रा है, यहाँ a प्रारंभिक मात्रा है, n अविकसित मात्रा, बची हुई मात्रा, यहाँ a माइनस x बची हुई मात्रा है, x टूटी हुई मात्रा, a प्रारंभिक मात्रा, तो बची हुई मात्रा कितनी है, a माइनस x। सेम जैसे ये केमिस्ट्री में होगा वो यहाँ है। तो आधार 10 लिखा है। और इसके आगे देखो जरा है लैम्डा t इक्वल टू 2 log n 0 अपॉन n आधारी होता है, इसको तो ऐसे करेंगे n0 अपॉन n इज इक्वल टू e की पावर लैम्डा t। लॉ की परिभाषा से n0 अपॉन n इक्वल टू e की पावर लैम्डा t। जरा पलट दो इसको, n अपॉन n0 ऊपर को इसको नीचे, ये भी पलट जाएगा, 1 बटा 1 का ऊपर जाएगा t की पावर माइनस लैम्डा t, ऐसे हो जाएगा n अपॉन n0 इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t। इसलिए n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, इसको याद रखना जरूरी है। ऐसे n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, इस तरह से कर लेंगे e के आधार के रूप में n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा। अब इसमें हम ये चीज कर दें यहां से, इसको इसका परिभाषा और निकालेंगे हमारे n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। तो अगर अच्छा तुम इसको दूसरे रूप में लिखते हैं, एक चीज करना, जब ये अभी दूसरा फैक्टर लेते हैं, जब पूर्ण 2 की पावर के रूप में बन जाए, ये तो कभी भी ले सकते हैं, कभी वो उसको 1/3, 1/5, 1/7, 1/8 हो जाए, 1/10 हो जाए तो लगा सकते हैं, यहाँ वाला लगा सकते हैं जो किए थे। लेकिन एक दूसरा है जब हाफ के रूप में, हाफ पावर या 2 की पावर के रूप में, तो इसको ऐसे कर लें अध्याय पढ़ने के बाद, ये अध्याय बताया जाता है। अब इसमें इसको वेग डालो, अर्धाई हाफ लाइफ टाइम, अर्धाई क्या होता है अर्धाई? किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटित होने में अनंत समय लगता है, असीमित अनंत। कहने का अर्थ कभी पूरी तरह से विघटित हो ही नहीं पाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो ही नहीं पाएगा। तो अर्धायु क्या होगा? किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटित होने में अनंत समय लगता है, वह समय जितने में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए, आधा। वह समय जितने में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए, रेडियो एक्टिव। जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए। तो अभी हमने पढ़ा है लैम्डा इक्वल टू 2.303 अपॉन t log n0 अपॉन n। अब ध्यान दीजिए, बची हुई मात्रा प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए, तो यहां लिखेंगे ऐसे t हाफ इज इक्वल टू, अर्धाई को t 1/2 लिखते हैं ऐसे, t हाफ या t 50%, t हाफ या t 50% इज इक्वल टू
2.303 अपॉन लेमडा, तो नीचे लाओ और यहां लिखो log n0 अपॉन n0 बाई 2, बची हुई मात्रा का आधा, तो t हाफ अर्धायु इक्वल टू 2.303 अपॉन लेमडा, और ये कट जाएगा log 2, तो t हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन लेमडा, log 2 कौन होता है 0.3010, इसको इसमें गुणा कर देंगे, तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा, 0.693 अपॉन लेमडा, ये आ गया किसी रेडियो पदार्थ के अर्धायु, t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा बेटा स्थिरांक है। तो एक चीज देखना, रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु उसकी प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। मानिए कोई यूरेनियम का 10 ग्राम लिए हैं और 5 ग्राम होने में 1 घंटा लगता है, तो 100 ग्राम ले लें, उसका 50 ग्राम होने में भी 1 घंटा लगेगा, तो इतना हो जाएगा। आगे हिंट डाल दो औसत आयु,